गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि भाई बिट वाइज ऑपरेटर ओनली दो ऑपरेंड के लिए ही यूज होते हैं क्या? देखो, कोई भी ऑपरेटर है वो दो पे ही लगता है, मैक्सिमम दो पे ही लगता है। आप प्लस ऑपरेशन लगाओगे वो भी दो ऑपरेंड पे लगता है ना। उसका रिजल्ट फिर आप किसी तीसरे ऑपरेंड के साथ दोबारा ऑपरेटर लगा के ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक बार में दो पे ही लगा है। या आप जैसे माइनस ऑपरेटर है, जैसे मैं कहूँ आपको माइनस ऑपरेटर है, ये आप सिंगल ऑपरेंड पे भी लगा सकते हो। मान लिया मेरे पास नंबर था 5, मैंने इस पे माइनस ऑपरेटर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा -5। ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर देन 2 पे नहीं लगा सकते। आप दो पे लगाना चाहोगे, दो पे दो ऑपरेंड कैसे होंगे? मान लिया 2 - 5 करना है, मैंने कर दिया, लेकिन मेरे पास तीसरा भी ऑपरेंड है, तीसरा ऑपरेंड मान लिया 7 है, इस पे कैसे लगा दूंगी एक साथ में? इनका रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ लगेगा, या किसी और का रिजल्ट आएगा वो तीसरे के साथ मिक्स होगा, है ना। ऐसे ही बिटवाइज ऑपरेटर भी है। रिलेशनल में 3 ऑपरेंड लगते हैं क्या? आप मुझे एग्जांपल बताओ, कैसे पूछना चाह रहे हो आप? रिलेशन लगाओगे, रिलेशन भी क्या करोगे? ए ग्रेटर देन बी, या फिर कोई जैसे रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या था आपका? ए उसके बाद था ए क्वेश्चन मार्क बी फिर कोलन सी, इस टाइप से था। यहाँ पर आपकी कंडीशन थी, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ 3 ऑपरेंड आ गया आपके पास। यहाँ भी बेसिकली देखा जाए तो कंडीशन यहीं पर लगी है आपकी, लेकिन ये 3 ऑपरेंड नहीं कहूंगा मैं इसको। ये 3 बेसिकली अलग अलग वैल्यू है जो रिटर्न होगी, बी रिटर्न होगी या तो, या फिर सी रिटर्न होगी इसमें। रिलेशनल ऑपरेटर भी आप दो पे ही लगाते हो, 3 पे तो वो भी नहीं लगते। अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो बताओ, फिर मैं देखता हूँ कैसे होगा वो। चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर, अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या चीज है? देखो, सपोज करो अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, मान लिया तनु कुछ सर कीर्ति ये पूछ रही है कि पेपर हिंदी में दे सकती है या क्या? वो हिंदी में पेपर नहीं होगा आपका, पेपर इंग्लिश में ही होगा। देखो स्ट्रक्चर, अभी तक आप जो करते आ रहे हो उसमें क्या है? सपोज करो आपने कोई नंबर स्टोर करना है, उसके लिए आप इंटीजर डाटा टाइप लेते हो, उसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, मान लिया ए, है ना। और मान लिया कोई करेक्टर स्टोर करवाना है तो उसके लिए कैर यूज करते हो। इसमें हो सकता है कि मान लिया करेक्टर का नाम है आपका बी, ठीक है, या फ्लोटिंग टाइप का कोई वेरिएबल आपके पास, उसको फ्लोट में स्टोर करते हो। इस टाइप से करते आ रहे हो। अब जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कैसे आता है? सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि भैया आपने एक बुक है, आपके पास एक बुक है, आपने उसका ऑथर, उसका प्राइस और उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं ये स्टोर करवाना है, ठीक है। अब सपोज करो इनके लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लिया ऑथर के लिए मैंने करेक्टर वेरिएबल ले लिया, इसका मैं चलो थोड़ा यूजर मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ। मान लिया कैरेक्टर में मैं ऑथर नेम स्टोर करवाता हूँ,
इसका नाम ले लिया मैंने, मान लिया ऑथर, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस मान लिया आपके इंटीजर होंगे, तो यहाँ मैं पेजेस करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और उसका प्राइस फ्लोट हो सकता है, तो मान लिया मैं इसमें फ्लोट प्राइस ले लेता हूँ फ्लोटिंग टाइप का, ठीक है। अब मैं बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकता हूँ, पेजेस के अंदर आपके पेज आ जाएंगे, ऑथर के अंदर ऑथर का नाम आ जाएगा, और प्राइस के अंदर उसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या इन वेरिएबल्स को देख के ये पता चल रहा है, अगर मैं एक एक वेरिएबल की बात करूं, सिर्फ इंट पेजेस, मैं सिर्फ इसको देखता हूं, बाकी इस चीज को अभी देखो ही मत, ठीक है, इसको देखो ही मत। क्या इंडिविजुअल वेरिएबल को देख के आप ये जज कर सकते हो कि भाई, या ये बता कैलकुलेट कर सकते हो कि जो ये पेज है किस बुक का है, जो वेरिएबल लिया मैंने किस बुक के लिए, क्योंकि बुक आपके पास मल्टीपल हो सकती है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, मल्टीपल बुक हो सकती है ना। या ये पता चल रहा है कि भाई पेजेस, ऑथर और प्राइस, इनमें आपस में कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन, कहीं से आप ये बता सकते हो कि भाई जो मैंने ये लिखे है वेरिएबल्स, बिना ये तो चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ऑथर, बुक का ऑथर का नाम है, और पेजेस में इसी बुक के पेज है कितने हैं वो स्टोर कर दिया हमने, है ना। लेकिन अरे इंडिविजुअल वेरिएबल को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि इन वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स ले लिया आपने, ये किसी एक एंटिटी का पार्ट नहीं है। अब स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर बेसिकली कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डाटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर, सिमिलर भी हो सकते हैं लेकिन डिसिमिलर डाटा टाइप, सिमिलर भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि सिमिलर नहीं होंगे। अब सपोज करो मैं यहाँ पर दो ही वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लिया मैंने पेजेस, दूसरा वेरिएबल मान लिया मैं लेता हूँ उसके पब्लिकेशन ईयर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ले लिया, मान लिया इंट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी। अब दोनों इंटीजर हो गए, कलेक्शन तो ये भी है सिमिलर डाटा टाइप का, जरूरी नहीं है कि ये डिसिमिलर हो, ठीक है। आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप्स, या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स कह लो आप, ठीक है। अब ऐसा करने का बेनिफिट क्या है वो देखो, सपोज करो अभी तो मैं एक बुक की बात कर रहा हूं, सपोज करो आपके पास 3 बुक है, आपके पास 3 बुक है, और हर एक में मान लिया आपने पास, वही पुराना एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, पेजेस है, ऑथर है और प्राइस है, और आपके पास 3 बुक है। अब 3 बुक है तो तीनों के लिए आपको पेजेस, ऑथर और प्राइस नाम से वेरिएबल लेने पड़ेंगे, है ना। हर एक बुक की अपनी अपनी डिटेल होगी। अब मान लिया बुक 1 है, उसके लिए पेज होंगे, उसके लिए भी ऑथर होगा, उसके लिए भी प्राइस होगा, है ना। अब दूसरी बुक है, उसके लिए भी बुक पेजेस होंगे, उसके लिए भी ऑथर होगा, उसके लिए भी प्राइस होगा। ऐसे भी जितने भी आपके पास बुक होगी उतने ही वेरिएबल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ये बात? वैसे यहाँ पर एरे का कंसेप्ट आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो कि भाई पेजेस है, पेजेस की एरे ले लो, मान लिया 3 बुक है, तो यहाँ पर आप 3 वेरिएबल्स ले लो, पेज, इसका मतलब यही है, ये 3 वेरिएबल्स है बेसिकली, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इस टाइप से, है ना। ऐसे ही ऑथर
वैसे एरे की स्टार्टिंग 0 से होती है, ये पेज 0, पेज 1, पेज 2 है बेसिकली। पेज 0, पेज 1 और पेज 2। लेकिन मैं एरे के डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से समझ लो थोड़ा सा। ऐसे ही ऑथर है, ऑथर भी हमने 3 लेने पड़ेंगे, 3 बुक है तो। और ये भी कैसे होगा आपका, ऑथर 0 ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं इसको, ऑथर 1 और ऑथर 2, इस टाइप से। और ऐसे ही प्राइस, प्राइस भी 3 बुक के लिए 3 होंगे, प्राइस 0, 1, 2, इस टाइप से। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, जहां पर आपको पहले हर एक बुक के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा था, मतलब हर एक बुक के 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए थे, दूसरी बुक के भी 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ऐसे फिर क्या करना पड़ता उस केस में आपको, उस केस में पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस टाइप से लिखना पड़ता है ना, ऑथर 1, ऑथर 2, ऑथर 3, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, इस टाइप से आपको लेने पड़ते वेरिएबल्स। लेकिन वो तो एक मतलब ज्यादा कन्वीनियंस मेथड नहीं है, क्योंकि मान लिया अभी 3 बुक थी तो 3 आपने 9 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। सपोज करो आपके पास 100 बुक होती, क्या आप 300 वेरिएबल क्रिएट करते? फिजिबल तो नहीं है ना। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन है आप एरे ले लो। एरे ले लिया हमने, लेकिन एरे लेने का भी क्या डिसएडवांटेज है, इसमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा कि भी इनका आपस में क्या रिलेशन है। पेज एक आपने अलग से एरे ले ली, ऑथर अलग एरे ले ली, प्राइस अलग एरे ले ली, आपस में इनका कहीं कोई रिलेशन नहीं है। इनका रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे हम स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, है ना। तो कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन ले लिया मान लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट मान लिया मेरे पास, जो आपके पास क्या कहते हैं, पहला अपना वेरिएबल क्या था, पेजेस। पेजेस नाम से एक वेरिएबल ले लिया मैंने। उसके बाद मान लिया मैं दूसरा कैर नाम से ऑथर ले लेता हूं। एरे बेसिकली कलेक्शन है डेटा का। ये आपके सिलेबस में नहीं है इस सेमेस्टर में, नेक्स्ट में आएगा। लेकिन ये समझ लो एरे कलेक्शन है डेटा डेटा का, जिसमें सीक्वेंसली डेटा स्टोर होता है आपका। उसके बाद मान लिया आपके पास पेजेस आ गए, फिर फ्लोट था अपना, चलो फ्लोट ले लेता हूं मैं, फ्लोट प्राइस, ठीक है। अब ये तीनों वेरिएबल ले लिए मैंने, लेकिन अभी इनके बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है अभी भी। तो इसको रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के बीच में रख देंगे। लेकिन ब्रैकेट के अंदर रखने से भी रिलेशन कैसे बना, रिलेशन तो बनाए नहीं। ये तो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं, मेन के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वो भी एक ब्रैकेट के अंदर है। तो ऐसा करने से रिलेशन थोड़ी बनेगा। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करो, इसके ऊपर लिख दो स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम। स्ट्रक्चर का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो आप। मान लिया मैंने यहाँ बुक है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बुक, ठीक है। उसके बाद कर ली ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दो, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आएगा सेमीकोलन, ठीक है। अब ये बन गई एक स्ट्रक्चर। अब ये जो वेरिएबल्स है, पेज, ऑथर, प्राइस, ये किसके मेंबर है, ये मेंबर है आपके बुक के। ये सारे के सारे जो पेजेस, ऑथर, प्राइस जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं, ये किसके मेंबर है, ये मेंबर है बुक के, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई मल्टीपल बुक हो सकती है। अभी तक तो ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर बुक स्ट्रक्चर है जो अपनी उसके मेंबर है। लेकिन अब स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें। स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल, ये बेसिकली क्या है, जब हमने डाटा टाइप पढ़े थे स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कुछ तो बिल्ट इन डाटा टाइप है,
कुछ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। अब ये जो है ये आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ये पूरा स्ट्रक्ट बुक। जैसे आप इंटीजर लिखते हो, इंटीजर क्या है आपका डाटा टाइप, यहाँ पर स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट और बुक ये पूरा पूरा एक डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब इसका वेरिएबल अगर आपने क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं सबसे पहले, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। डाटा टाइप लिखेंगे फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर डाटा टाइप क्या आपका स्ट्रक्ट बुक, तो डाटा टाइप लिखो सबसे पहले स्ट्रक्ट बुक, है ना। उसके बाद वेरिएबल नेम, मान लिया मैंने B1 और B2 B3 इस टाइप से 3 बुक लेनी है, B1 B2 B3 मैंने 3 बुक 3 वेरिएबल ले लिए, समझ रहे हो। स्ट्रक्ट बुक आपका डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसको यूजर ने डिफाइन किया है, मैंने डिफाइन किया है। बुक बी डाटा टाइप नहीं है, पहले डिक्लेयर नहीं करने क्या इसके वेरिएबल, पहले मतलब स्ट्रक्ट बुक पूरा एक डाटा टाइप है, पूरा एक डाटा टाइप है, स्ट्रक्ट अलग नहीं है, बुक अलग नहीं है, स्ट्रक्ट और बुक एक डाटा टाइप है। बुक की जगह आप कोई और नाम भी दे सकते हो, फिर वो डाटा टाइप हो जाएगा। मान लिया मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट, मान लिया मैंने हाउस लिख दिया, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, उसके बाद ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज, इसके वेरिएबल्स अंदर ले लिए। अब डाटा टाइप क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रक्ट हाउस, ये पूरा एक डाटा टाइप होगा। जब मैं इसके वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट हाउस और इसके वेरिएबल मान लिया H1 H2 इस टाइप से, ये डाटा टाइप आपका। नहीं, पहले आप डाटा टाइप डिफाइन करोगे, पहले डाटा टाइप नहीं होगा तो उससे पहले कैसे क्रिएट कर दोगे वेरिएबल उसके। ये जो स्ट्रक्ट बुक डाटा टाइप है ये आपने यही तो डिफाइन किया है, इससे पहले मैं स्ट्रक्ट बुक के वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? पहले डिफाइन करना पड़ेगा डाटा टाइप को, फिर डाटा टाइप के मेंबर आप क्रिएट करोगे, उससे पहले कैसे कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है इतना? हाँ, ये पूरा पूरा एक डाटा टाइप है। जब मैं देखो, जब हम लिखते हैं इंट पेज, इसका मतलब क्या है, मेमोरी में कहीं पर इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है, उसका नाम क्या है, पेजेस, है ना। ये इसका कुछ एड्रेस होगा, 2 3 4 5 कुछ एड्रेस होगा इसका अपना, ठीक है। और इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट, है ना। इंटीजर लेता है 2 बाइट, करेक्टर लेता है 1 बाइट, और फ्लोट लेते हैं 4 बाइट। क्लियर है ना ये बात? तो अब जब मैं करेक्टर ऑथर लेता हूं, इसका मतलब क्या है, मेमोरी में कहीं पर ऑथर के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है, कुछ एड्रेस होगा इसका। जब मैं फ्लोट प्राइज लेता हूँ, इसके लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट हुई है, उसका नाम प्राइज है ना। ऐसे ही हो रहा है। टोटल मेमोरी कितनी ली इन तीनों ने, टोटल मेमोरी कितनी ली, शाबाश बताओ मेरे को। 7 बाइट, शाबाश। 2 बाइट इंटीजर ने ली, 1 बाइट ऑथर ने ली, और फ्लोट वाले ने 4 बाइट ली, टोटल 7 बाइट। अब जब हमने क्या किया, ये हम कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रक्ट बुक एक डाटा टाइप है, तो जो बुक का मेंबर होगा, बुक का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रक्ट बुक का, इसका साइज कितना होगा? थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के बताओ।
जो B1 B2 B3 है इसका साइज कितना होगा B1 का? सेवन बाइट, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, ये जो स्ट्रक्ट है अपना, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। हमने इस डाटा टाइप का साइज कितना है, जो इसके अंदर डिफाइन कर रखे उतना उसका साइज होगा। इसका साइज है 7 बाइट आपका, है ना। जब मैं B1 क्रिएट करता हूं, स्ट्रक्ट बुक का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया B1, इसका मतलब है B1 को मेमोरी कितनी मिली, 7 बाइट, जिसमें से पहली 2 बाइट है, फर्स्ट 2 बाइट वो है आपकी पेजेस के लिए। ये मान लिया फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड बाइट है, ये है आपकी पेजेस के लिए। फिर अगली 1 बाइट है आपकी ऑथर के लिए, तो फिर उसके बाद 4 बाइट है आपकी पेजेस, ये सॉरी प्राइस के लिए। और ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है। जब मैं एक, जब जो हमने अब तक वेरिएबल क्रिएट किए हैं इस टॉपिक से पहले, वो क्या होता है कि रैंडमली कहीं भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है उनके लिए। वो कॉन्टिग्यूअस होंगे या नहीं होंगे वो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आपने स्ट्रक्ट बुक कोई भी एक स्ट्रक्चर टाइप डिफाइन करी, तो उसके अंदर आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं उसके अंदर वो सारे के सारे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में जाएंगे। ये नहीं है कि भी कोई कहीं स्टोर है कोई कहीं स्टोर है, ठीक है। तो B1 का पार्ट क्या क्या हो गए, पेजेस भी B1 का पार्ट है, ऑथर भी B1 का पार्ट है, प्राइस भी B1 का पार्ट है। ऐसे ही B2 का, B2 के भी ऑथर है, B1 B2 के भी प्राइस है, B2 के भी आपके पेजेस है, ऐसी B3 के है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट हुई है उनको। और कितनी मेमोरी एलोकेट होंगी, जितनी वेरिएबल्स हमने इसके अंदर डिफाइन करे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अब सपोज करो मैं फ्लोट प्राइस अपने पास जो वेरिएबल था इसको हटा देता हूं, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, जो स्ट्रक्ट बुक जो हमने डाटा टाइप लिया है इसका जो वेरिएबल है B1 का साइज क्या होगा? इसका साइज होगा आपका 3 बाइट। B1 का भी 3 बाइट साइज होगा, B2 का भी 3 बाइट होगा, B3 का भी 3 बाइट होगा। जितने भी स्ट्रक्ट बुक के आप वेरिएबल क्रिएट करोगे सभी का साइज 3 बाइट होगा। क्योंकि स्ट्रक्ट बुक जो हमने डाटा टाइप डिफाइन किया है उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक इंट पेजेस और एक कैरेक्टर ऑथर। पेजेस जो है ये इंटीजर टाइप का है, ये 2 बाइट मेमोरी लेगा, और जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेगा। टोटल कितनी बाइट होगी आपकी, 3 बाइट हो गई, है ना। तो B1 का जो साइज है वो 3 बाइट, B2 B3 जितने भी वेरिएबल है ये, इन सब का साइज होगा 3 बाइट, ठीक। अब जो ये डाटा टाइप आपने लिए हैं इसमें आप अपनी मर्जी से कितने ही ऐड कर सकते हो, जितने आप चाहो, ठीक है। आपका साइज उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। और हर एक जितने भी वेरिएबल होंगे वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ लो। नाम, स्ट्रक्चर का जो नाम है वो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है, स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है। स्ट्रक्ट स्पेस और उसके बाद अपना नाम दे सकते हो आप, जो भी आप नाम यहाँ मेंशन करना चाहते हो।
और वही आपके डेटा टाइप का नाम बन जाएगा। जब आप इसके वेरिएबल क्रिएट करोगे वो इसी तरीके से करोगे, ठीक। अब जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किए स्ट्रक्ट बुक इस टाइप से, और फिर मैंने B1 B2 इस टाइप से वेरिएबल लिए। अब इसको वेरिएबल्स को क्रिएट करने का अलग तरीका भी है। इसको ऐसे ना लिख के, अगर मैं इसको यहाँ जो मैंने सेमीकोलन लगाया था, इस सेमीकोलन से पहले सीधा ही ऐसे लिख दूं B1 B2 B3, फिर सेमीकोलन लगा दूं। ये चीज और ये चीज सेम है। इसका मतलब ये है कि भाई B1 अपना जो डाटा टाइप है, सॉरी B1 जो वेरिएबल है, इसका डाटा टाइप क्या है आपका स्ट्रक्ट बुक। आप इकट्ठे ही ब्रैकेट के बाद इन वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो मर्जी है वो आप ऐसे करना चाहो या ऐसे करना चाहो, दोनों में से एक तरीका कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? जब डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं तब भी सेमीकोलन है क्या? यही डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद कहीं सेमीकोलन नहीं है, सिर्फ लास्ट में जाके सेमीकोलन आएगा। बीच में जो डाटा टाइप्स आप लेते हो बुक के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर, वो तो सेम तरीका है जो अब तक आप करते आए हो, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बस लास्ट में जाके अगर आपने यहाँ नहीं करनी ये क्रिएट वेरिएबल्स, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दो। अगर यहाँ करने हैं तो यहाँ सेमीकोलन मत लगाओ और यहाँ लगा दो। नहीं, स्ट्रक्ट बुक के बाद नहीं है, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है। यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है बुक के